आप इस वीडियो में राजेश जोशी द्वारा रचित बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता की व्याख्या समझने का प्रयास करेंगे, समझेंगे। इसमें राजेश जोशी जी का जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ था। ये बुंदेलखंड का क्षेत्र है, नरसिंहगढ़ जिला। उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता और अध्यापन का कार्य किया। कहानियाँ, नाटक, लेख और टिप्पणियाँ भी लिखी हैं। साथ साथ राजेश जोशी की जो कविताओं का मुख्य विषय है, यानी इस कविता का जो आपके पाठ्यक्रम में है, क्लास 9th के पाठ्यक्रम में, इसमें उन्होंने बाल श्रम की समस्या पर प्रकाश डाला है। कवि इसे सामाजिक आर्थिक विडंबना मानते हैं और उनका मानना है कि कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित हैं। राजेश जोशी जहाँ एक तरफ मानवता को बचाने के लिए, मानवता को संकट में डालने वाली जो चुनौतियाँ हैं, जो समस्याएं हैं, उसके प्रति आगाह करते हैं, साथ ही साथ वो जीवन की संभावनाओं को तलाशने के लिए भी बेचैन दिखाई देते हैं। तो इस कविता के माध्यम से राजेश जोशी ने एक बहुत ही ज्वलंत और बहुत ही बड़े मुद्दे की ओर संकेत किया है। कविता का शीर्षक है बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना। कवि का कहना है कि जो कोहरे से ढकी हुई सड़क है, सर्दी के दिन है, धुंध पड़ रही है, यानी आसपास कोहरा ढका हुआ है, अंधेरा है। यहाँ कोहरा और अंधेरा जीवन के सामने जो संकट है, जो चुनौतियाँ हैं, जो समस्याएं हैं, ये उसका प्रतीक है कि कोहरे से जो ढकी सड़क है उस समय उसमें वैसी स्थिति में सुबह सुबह बच्चे काम पर जाने के लिए विवश है। जबकि जो बचपन होता है वो उमंग और उत्साह का समय होता है, जहाँ बच्चे सुबह सुबह या तो वो खेल कूद करें या पढ़ाई करें और या अपने बिस्तर पर ऐसे मौसम में आराम से की नींद सो सकें। लेकिन ऐसी स्थिति में बच्चों को काम पर जाने के लिए क्यों विवश होना पड़ रहा है? और यह स्थिति, यह जो दृश्य है, पूरे के पूरे समाज पर एक प्रश्न चिन्ह की तरह है। लेकिन हम इसे सामान्य घटना के रूप में मान लेते हैं, इसे विवरण की तरह समझ लेते हैं कि हाँ, यह तो रोज ही होता है कि ऐसे मौसम में, ऐसी कठिन परिस्थितियों में बच्चे काम पर जा रहे हैं। इसे लिखा जाना चाहिए सवाल की तरह, यानी ये सभ्य समाज पर, विकसित होते समाज पर एक सवालिया निशान है। अगर एक तरफ आप ये कहते हैं कि हमारा देश, हमारा समाज बहुत ही प्रगतिशील है, हमारे देश की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो रही है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के हित के लिए तमाम योजनाएं बनाई जाती हैं, तमाम लोक कल्याणकारी कार्य किए जाते हैं, लोगों को भरण पोषण आसानी से हो सके उसके लिए अनेक योजनाएं हैं बनाई गई हैं देश के द्वारा, फिर ऐसे समाज में एक तरफ ये दूसरा जो विद्रूप चेहरा है वो क्यों है? बच्चों को काम पर क्यों जाना पड़ रहा है? इसे सवाल की तरह लिखा जाना चाहिए। राजेश जोशी ये कहते हैं कि ऐसे सवाल को लोग सामान्य घटना मान लेते हैं, एक सामान्य विवरण मान लेते हैं। कवि सवाल करते हैं कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? क्या उन्हें अपने भरण पोषण के लिए जो परिवार है, उनके माता पिता है, वो इसकी जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहे, या उनको अपने परिवार की इतनी अल्प उम्र में जिम्मेदारी उठानी पड़ रही है, या अन्य कारण? क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? ये उनके सवाल हैं। क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? यानी जो बचपन खेलकूद से भरा होना चाहिए, उमंग और उत्साह से भरा होना चाहिए, उनके पास गेंद अर्थात खिलौने होने चाहिए। तो क्या सारे खिलौने इस धरती से समाप्त हो गए हैं और वो अंतरिक्ष में चले गए हैं, गिर गए हैं, मतलब इस धरती से समाप्त हो गए? क्या दीमकों ने, कीड़े मकोड़ों ने सारी रंग बिरंगी किताबों को खा लिया है, चट कर दिया?
अर्थात उनके पास, बच्चों के हाथों में वो रंग बिरंगी किताबें क्यों नहीं है? वो अपने जीवन को, अपने मन और मस्तिष्क को उमंग और रंग से क्यों नहीं भर पा रहे हैं? क्या समाज की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है कि बच्चों को तक वो किताबें उपलब्ध कराई जाएं? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए सारे खिलौने? काले पहाड़ अर्थात ऐसी भयावह परिस्थितियाँ, ऐसी विषम परिस्थितियाँ कि जहाँ लोग आजीविका के लिए संघर्ष करने लगे, जहाँ उनके जीवन को सुखमय बनाने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए जो संसाधन समाज ने जुटाए हैं, वो सारे के सारे समाप्त हो जाएं। उनके पढ़ने के लिए मदरसे का मतलब यहाँ स्कूल से है कि जो स्कूल हैं, विद्यालय हैं, क्या उन सब की इमारतें किसी भूकंप में, किसी भयावह परिस्थिति में ढह गई हैं, नष्ट हो गई हैं? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? यानी अगर ऐसी स्थितियां हैं, कोई ऐसी आपदा आ गई है समाज में कि सब कुछ नष्ट हो गया, मैदान नष्ट हो गए हैं, बाग बगीचे, घर के आंगन, जहाँ बचपन किलकारी मारता है, जहाँ बचपन उमंग से भर जाता है, जहाँ उत्साह से भरता है, खेल कूद करता है, और उनके जब बचपन में ऐसी खुराक मिलती है और मन प्रसन्नचित होता है, तो जो उसकी आने वाली बच्चे की उम्र है, युवा उम्र है, वो उत्साह से भरी होती है, वो जोश से भरी होती है। और ऐसा ही बचपन भविष्य, देश के भविष्य को बना सकता है, और वो कुछ नई चीज़ें सोच सकता है, नया इनोवेशन कर सकता है, और समाज को सभ्य और विकसित बना सकता है। लेकिन अगर बचपन के पोषण वाली जितनी भी चीज़ें हैं सब नष्ट हो गई हैं, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? यानी क्या ऐसी दुनिया जीने लायक बची है, या ऐसी दुनिया को जीने लायक माना जाए, या अन्य जीव जंतुओं, जानवरों की तरह हम आप भी हो गए हैं, या संपूर्ण मनुष्यता इतनी कमज़ोर पड़ जाएगी कि उसे सिर्फ शारीरिक रूप से जीवन माना जाएगा, लेकिन जीवन का जो उत्साह है, जीवन का जो रंग है, वो सारा का सारा नष्ट हो जाएगा। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। कभी अपने आसपास देख रहा है कि ये सारी चीज़ें हैं, खिलौने स्टोर में जमा हैं, रखे हुए हैं दुकानों में, किताबें छप रही हैं, किताबें भी मार्केट में उपलब्ध हैं, बाज़ार में उपलब्ध हैं। यानी कहने का मतलब ये चीज़ें सब कुछ हैं, सारी स्थितियां हैं, लेकिन देश के सभी बच्चों तक ये नहीं पहुंच रही हैं। उनके क्या कारण हैं, और उन कारणों के प्रति ये समाज सोचता क्यों नहीं है? भयानक है। लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि ये सारी चीज़ें हस्ब मामूल हैं, यानी उपस्थित हैं, प्रेजेंट हैं, ये सारी चीज़ें हैं, और इसके बावजूद भी दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। यानी देश और दुनिया में ये सारी चीज़ें उपलब्ध होते हुए भी इन सब चीज़ों का उत्पादन ये समाज कर रहा है, लेकिन सभी बच्चों की पहुंच से कोसों दूर है। जिनके माता पिता संपन्न है, या उनके पास पैसे हैं, आर्थिक रूप से अपने ऊपर निर्भर हैं, उन बच्चों तक तो ये चीज़ें उपलब्ध हैं, पहुंच रही हैं। लेकिन क्या आज की पीढ़ी की जो श्रम कर रही है, जो दुनिया का भरण पोषण कर रही है, उसकी एक जिम्मेदारी ये है कि आने वाली पीढ़ी जो अभी शैशव अवस्था में है, जो अपनी बाल्यावस्था में है, जिसे इन सब चीज़ों की बहुत अधिक ज़रूरत है, जिससे कि वो जब उनके ऊपर कंधों पर जिम्मेदारी आए, तब वो देश और दुनिया का बोझ उठा सकें, उसको विकसित कर सकें, उसको और अधिक खुशहाल बना सकें। तो ऐसी स्थितियां होते हुए भी बच्चों की पहुंच तक दूर है। तो यहाँ राजेश जोशी बाल श्रम, बच्चों की श्रम की समस्या पर ये प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, और ये ऐसा मुद्दा है, इतना ज्वलंत मुद्दा है कि जिस पर सरकारों को भी, आम जन को, आम नागरिकों को भी सोचना चाहिए। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब हम यूज टू हो जाते हैं जिस चीज़ के, हम अक्सर देखते हैं कि ये हो रहा है, तो हमारी कहीं ना कहीं संवेदनाएं मर जाती हैं, हम अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने लगते हैं, और हम उन कमियों का या उन स्थितियों का लाभ उठाने लगते हैं, और या हम चाहते हैं कि हम ही क्यों ऐसा करें, हम क्यों किसी समस्या में हाथ डालें या पंगा मोल लें, और देश है, सरकार है, प्रशासन है। लेकिन यहाँ ऐसी चीज़ों के लिए हर एक नागरिक की जिम्मेदारी होती है, हर एक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी निभानी होती है। मैं वैसे कविता की व्याख्या यहाँ समाप्त हो जाती है, लेकिन मैं इसी कड़ी में कुछ अन्य चीज़ें भी आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आप इस
ज्वलंत मुद्दे पर अपना विचार रख सकें और उसके बारे में सोच सकें। तो हमारे देश में, भारत में बाल श्रम से जुड़ी हुई जो समस्या है, इस पर एक 1979 में एक समिति का गठन किया गया और उस समिति की रिपोर्ट के आधार पर बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 पारित किया गया। और इसमें सबसे पहले इस बाल श्रम की समस्या पर इस देश में विचार विमर्श हुआ और अनेक कानून बनाए गए, और जिसका पालन करने के लिए अनेक संस्थाओं ने काम किया और अनेक जो NGO हैं, जो स्वयंसेवी संगठन हैं, उन्होंने भी बहुत काम किया है। लेकिन फिर भी अभी इस समस्या का हम निदान नहीं कर पाए हैं। तो स्वाभाविक है कि अभी और आगे काम होना चाहिए, और इसके लिए समय समय पर कानून बनाए गए। हमारे जो देश का संविधान है, भारत का संविधान है, उसमें भी इस तरह की चीज़ों के लिए, शोषण और श्रम से बचने के लिए भी मौलिक अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 23 का जो मौलिक अधिकार है वो मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम, जबरदस्ती परिश्रम, यानी जिसमें बेगारी आती है, उसको निषेध करता है। और साथ ही साथ अनुच्छेद जो 24 है, उसमें कारखानों आदि में बालक बालिकाओं के नियोजन के प्रतिषेध का भी उल्लेख किया गया है, जहां 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने, खान या किसी ऐसी जगह पर काम में नहीं लगाया जाएगा जो उनके जीवन को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जीवन को संकट में डाल सकते हैं। नीति निर्देशक तत्वों में जैसे जैसे देश का स्थिति मजबूत होगी, विकसित होगा, उसके लिए बहुत से संकेत किए गए थे। उसी के आधार पर 4 अगस्त 2009 को अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का जो एक अधिकार था, एक कानूनी अधिकार था, उसे मौलिक अधिकार प्रदान किया गया। तो ऐसा नहीं है कि हमारे देश में इसमें पर काम नहीं हुआ। भारतीय संविधान ने भी हमें ये अवसर उपलब्ध कराए। इसके साथ ही कई ऐसे फाउंडेशन हैं, जिसमें MOE फाउंडेशन है, उसके द्वारा जो बच्चे इन कामों में, खतरनाक कार्यों में या बाल श्रम कर रहे हैं, ढाबे हैं या फैक्ट्रीज हैं जहां वो काम पर लगा दिया जाता है उन्हें, तो वहाँ से वो स्कूल से वंचित हो जाते हैं, स्कूल के एनरोलमेंट, नामांकन से वंचित हो जाते हैं। तो उनके लिए संयोजन पाठ्यक्रम, यानी जिसको ब्रिज कोर्स कहते हैं, उसको करवाने का उन्होंने बीड़ा उठाया, उन्होंने इसके लिए काम किया। लेकिन इसी के साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोबेल पुरस्कार विजेता हैं हमारे देश के कैलाश सत्यार्थी, जो विदिशा मध्य प्रदेश के हैं, लेकिन वो दिल्ली में इस समय रहते हैं। उन्होंने 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन एक संगठन खड़ा किया और बच्चों को इन खतरनाक कार्यों में अलग अलग जगहों पर से निकाल करके उन्हें मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया, और उनके भरण पोषण और उनके पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था में भी उनका ये संगठन काम करता रहा। और जिस लिए उनके उत्साह को बढ़ाने के लिए वर्ष 2014 में 14 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ये सम्मान उन्हें जो पाकिस्तान के मिंगोरा स्वात घाटी में पैदा हुई मलाला यूसुफजई, बहुत कम उम्र की बालिका थी, जिनका जन्म 1997 में हुआ था, उनके साथ शेयर किया गया, उन्हें दिया गया। उन्होंने भी पाकिस्तान में लड़कियों की शिक्षा के लिए काम किया, और जबकि वहाँ का जो आतंकवादी संगठन तालिबान है, उसने उन पर, मलाला यूसुफजई पर जानलेवा हमला भी किया, और जिसमें वो बच गई। यह सौभाग्य है उन बालकों का, उन बच्चों का, जिसके लिए वो संघर्ष कर रही थी। तो इस तरह से देश विदेश दुनिया में अनेक संगठनों ने बाल श्रम पर काम किया। अब मुद्दा ये आता है कि आखिरकार बच्चों को बाल श्रम क्यों करना पड़ता है। तो सबसे पहला कारण लोग मानते हैं कि गरीबी एक ऐसा कारण है, और साथ ही साथ जनसंख्या विस्फोट, ये दोनों मिले जुले हैं, एक दूसरे के एक तरह से सहयोग कर रहे हैं ऐसे कार्य में। जिन परिवारों में जिन माता पिता अगर अपने बच्चों का भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें कोशिश ये करनी चाहिए सरकारों के सहयोग से, अन्य का उससे, कि वो बहुत अधिक बच्चे पैदा ना करें, वो अपनी जिम्मेदारी को उठाएं। बच्चों को भरण पोषण में, यानी घर की आजीविका को बढ़ाने के लिए यहाँ एक सोच भी जिम्मेदार है कि जितने अधिक बच्चे होंगे उतने अधिक वो काम करेंगे और परिवार की जिम्मेदारी को निभाएंगे, उनका भरण पोषण करेंगे। लेकिन ऐसे बच्चे जब बड़े होते हैं
और वो श्रम ही करते रहते हैं, तो ना तो वो स्किल हो पाते हैं, ना उनको शिक्षा प्राप्त होती है, वो भी ढर्रे में जीवन जीने लगते हैं। तो वो अनस्किल्ड लेबर के रूप में काम करते हैं, जिससे कि वो अपने हिस्से का ना तो बहुत बड़ा योगदान समाज को कर पाते हैं, और ना ही वो अपनी जीवन की जो गुणवत्ता है या जीवन स्तर है, ना ही वो उसको सुधार पाते हैं। और ऐसे बच्चे या तो बीमारी का शिकार होकर के असमय मृत्यु का शिकार होते हैं, या वो कई बार आपराधिक मनोवृत्ति के बन जाते हैं, क्योंकि वो लगातार थकान और जीवन को संकट में डालने वाली जो चीज़ें हैं, तो उनमें वो बहुत ही कम उम्र में ही एक तरह से बड़े व्यक्ति जैसा व्यवहार करने लगते हैं। तो उनके मन में कहीं ना कहीं अपराध की भी भावना जन्म ले लेती है। कानूनों का सही से लागू ना हो पाना, कई बार हमारे जो देश की संसद है, देश का कानून निर्माते जो लोग हैं, वो कानून तो बनाते हैं, लेकिन उसका जब इम्प्लीमेंटेशन होता है तो कहीं ना कहीं संस्थाएं भी अपनी शिथिलता दिखाती हैं, और आम नागरिकों की उपेक्षा भी कई बार इन कानूनों को कमज़ोर कर देती है, यानी सख्त कानून भी ढीले पड़ जाते हैं। हम आप आम लोग ढाबों में, इस तरह की जगहों पर घरेलू कार्यों में हम लोग बच्चों को काम करते देखते हैं, लेकिन यह सोचते हैं कि हम अगर इसकी शिकायत करेंगे या हम किसी से कहेंगे तो जो काम करवा रहे हैं उनकी शत्रुता हमें मोल लेनी पड़ेगी अनावश्यक रूप से, या हम सोचते हैं ये हमारे बच्चे नहीं, हमें क्या लेना देना है इससे। ये जो लोग किडनैप करके या इस तरह से करके और बच्चों से भीख मंगवाते हैं, तो हम उस पर दया करके उन पर उसको भीख बच्चों को देते हैं, और इस चीज़ को और जाने अनजाने हम बढ़ाने का काम ही करते हैं। तो ये ऐसी स्थितियां हमारे देश और समाज में हैं। करीब अगर आंकड़ों को अनुमानित किया जाए तो लगभग आज भारत देश में ही 10 करोड़ से अधिक बच्चे जो स्कूली शिक्षा से वंचित हैं, और कम से कम 5 से 6 करोड़ बच्चे इस तरह के श्रमिक बाल श्रम कानून में लगे हुए हैं, यानी ऐसे कार्यों में लगे हुए हैं। जैसे कई जगह जो फैक्ट्रियों में है, कलर का काम है, रंगाई का काम है, कपड़ों की रंगाई है, ऊन वगैरह का है, या कालीन को बुनने का है, माचिस वगैरह को जो तेलियां बनाई जाती है वहाँ है। तो यहाँ इन सब को लगाने के पीछे एक बड़ा कारण ये भी हो जाता है सस्ता श्रम। वहीं बड़ा व्यक्ति यदि काम करेगा तो वो अपनी मजदूरी लेगा, और फिर उत्पाद की लागत बढ़ जाएगी। तो अधिक मुनाफा और लागत को कम करने के लिए इस तरह के कामों में बच्चों को लगा दिया जाता है, जहां उन्हें या तो नामात्र का वेतन, नामात्र की मजदूरी, और या सिर्फ उनके भोजन पर ही निर्भर रह करके उन पर से काम कराया जाता है। तो इसके लिए तमाम सख्त कानून बनाए गए हैं और इनका लगातार उपयोग भी होता रहता है। फिर भी कहीं न कहीं ऐसी कमियां हैं, अगर नहीं होता तो इतनी बड़ी संख्या में मजदूरों को काम पर क्यों लगना पड़ता। वैसे 10 अक्टूबर 2006 से घरों और ढाबों में बच्चों से मजदूरी कराना दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया है। इसके बावजूद भी हम अगर सड़क के किनारे जाएं तो ढाबों में कोई छोटू, गोलू, इस तरह के सब संबोधन हमें सुनाई दे जाते हैं, और वो बच्चे वहाँ काम पर लगे होते हैं, जबकि उस समय उनका जीवन सुख में और आनंद में होना चाहिए, उन्हें स्कूल में होना चाहिए, उनके शरीर पर यूनिफॉर्म होने चाहिए, और उनके पीठ पर बस्ता और हाथ में पानी की बोतल होनी चाहिए। लेकिन उनके हाथों में क्या है? झाड़ू, पोंछा, बर्तन, जूठे गिलास, और या फैक्ट्रियों में जो काम है वो है उनके हाथ में। तो ये राजेश जोशी ऐसी ही स्थितियों के आधार पर ये सभ्य समाज के लिए पर सवाल उठा रहे हैं कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम विकसित होते जा रहे हैं, और दूसरी तरफ ये इस देश में लाखों करोड़ों बच्चे अपने भरण पोषण के लिए संघर्षरत हैं और काम कर रहे हैं, या उन्हें काम पर जाना पड़ रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो में आपने कविता का जो अर्थ है वो समझ गए होंगे। इस कविता का जो उद्देश्य है उसको भी आपने समझ लिया होगा, और आप इंटरनेट के द्वारा या और अन्य चीज़ों के द्वारा भी आप बाल श्रम पर अनेक लेख पढ़ सकते हैं, और आप स्वयं भी इस पर कम से कम एक निबंध लिखें या एक लेख तैयार करें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।